अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे CSS कैस्केड स्टाइल शीट्स। अब हमने अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर HTML के बारे में डिस्कस किया। क्या HTML क्या है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। आपने अपने कौन से ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, टेक्स्ट बॉक्स रखने हैं, इमेजेस हैं, ये कॉम्बो लिस्ट है। अब उन ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट करनी है, अपनी वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करना है। ठीक है, हमने वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, मेरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर क्या होंगे, टेक्स्ट के कलर क्या होंगे, इमेजेस का स्टाइल क्या होगा, ये सब की सब चीजें हम डिफाइन करेंगे CSS के अंदर। जैसे कि आप अपना कोई घर बनाते हैं तो घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें घर के अंदर खूबसूरती लेकर आते हैं। तो वही है कि वेबसाइट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम HTML के अंदर अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद फिर हम अपनी वेबसाइट के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए उसके अंदर CSS अप्लाई करते हैं। तो CSS क्या कर रहा है, आपकी वेबसाइट के अंदर रेस्पॉन्सिव बना रहा है। आपकी वेबसाइट के बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, टेक्स्ट के कलर, इमेजेस के कलर, तो वो ये सब चीजें आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ CSS। तो स्टार्ट करते हैं CSS की क्लास। तो आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? ओके। अच्छा, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कल जो हमने किया था CSS को हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS को बेसिकली हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा था। HTML HTML बेसिकली हमने जो वेब पेज डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, बाय द यूज़ ऑफ HTML डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं CSS, तो CSS बेसिकली हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा और लेआउट किस तरह का होगा, तो बाय द यूज़ ऑफ CSS हम ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि हमने अगर लेट्स सपोज कंट्रोल करना है, कलर कंट्रोल करना है, साइज को कंट्रोल करना है, बैकग्राउंड को कंट्रोल करना है, बॉर्डर का साइज, स्पेसिंग, मार्जिन है, पैडिंग होता है, तो ये चीज़ हमने कंट्रोल करनी है। लेआउट्स हैं, इसमें किस्म के ग्रिड हैं, फ्लेक्स बॉक्स हैं, एनिमेशन, तो ये सब चीज़ें जो है हमने बाय द यूज़ ऑफ CSS हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने मेन डेफिनेशन जो है CSS के बारे में डिस्कस की थी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा CSS के ऊपर आगे चलते हैं कि CSS के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि आप जो CSS हम इस्तेमाल करेंगे, CSS में क्या होगा कि एक तो होगा जैसे आपका CSS फॉर स्टाइल, और आपका जो वेब पेज है उसका स्टाइल हम कहते हैं CSS। एक होता है सेलेक्टर के, सेलेक्टर इस तरीके होगा कि जो जिस एरिया पे जिस एरिया होगा, जैसे हमने एरिया डिस्कस किया था, डिव किया था, हमने सेक्शन डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने अपनी कोई बॉडी था हमारा, ठीक है, ये हमारे एरियाज थे जहाँ पे हम, और हमारा H1 H2 ये हमारे एरियाज हैं जहाँ पे हमारा कंटेंट जो है वो नज़र आ रहा है। वो हमारे उन एरियाज को हम किस तरीके से वो हमारे टारगेट एलिमेंट्स होंगे, तो वो हमारे क्या है, सेक्टर्स हैं, टारगेट एलिमेंट्स हैं। उनको किस तरीके से उन पे CSS अप्लाई करना है, वो सेलेक्टर्स होंगे। ठीक है, फिर आता है प्रॉपर्टीज में हम डिफाइन करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब फॉन्ट का है, कलर है, वो बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे। ये तमाम चीज़ अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर क्या होगा, आपका लेआउट होगा कि आपने जो डेटा एलिमेंट शो करवाना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में, देखा था टेबल। टेबल हमने डिस्कस किया था कि हम रो एंड कॉलम के फॉर्मेट के अंदर हमने अपना जो डेटा था वो डिस्प्ले करवाया था। वैसे ही हम अब जाते हैं कि अपने डेटा को डिस्प्ले करवाने के ये डिफरेंट टाइप्स हैं। फ्लैक्स बॉक्स है, ग्रिड है, मतलब कि बॉक्सेस की फॉर्मेट के अंदर मेरे पास आ जाए, मुख्तलिफ बॉक्सेस की फॉर्मेट के अंदर आगे देखते हैं। तो मुझे इस किस्म की जो लेआउट है मेरा डेटा को, वो बाय द यूज ऑफ मैं CSS में देखेंगे कि लेआउट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आता है रेस्पॉन्सिव होगा कि हमारा जो वेब वेब पेज होगा, वेब पेज हमारा
रिस्पॉन्सिव होगा कि वो मोबाइल पे भी प्रॉपर डिस्प्ले हो और डेस्कटॉप के ऊपर कोई यूज़र यूज़ करे तो वहाँ भी हमारा वेबसाइट जो है प्रॉपर ओपन हो। मतलब कि लेट्स सपोज मैं कोई वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ तो उसके अंदर मैं टेक्स्ट डिफाइन करता हूँ, हेडर डिफाइन किया, मैं इमेज डिफाइन किए। अब वही मेरी वेबसाइट कोई ओपन करता है अपनी नोटबुक के ऊपर, तो डेस्कटॉप है, नोटबुक है आपकी, नोटबुक या लैपटॉप आपका जो है, उसके ऊपर ओपन करते हैं तो वहाँ पे उसका साइज डिफरेंट होगा, लैपटॉप की स्क्रीन का साइज डिफरेंट होता है। अब आते हैं मोबाइल की स्क्रीन का साइज छोटा होगा तो आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल की स्क्रीन के साइज से एडजस्ट करे कि जब मोबाइल पे अगर वो देखी जा रही है तो उसके हिसाब से उसके फॉन्ट के साइजिंग, उसके जितने भी उसमें बटन आपने यूज़ किए हैं, उसके अंदर उसके जो इमेजेस यूज़ करें तो उसके मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए। तो दिस इज़ द रेस्पॉन्सिव होगी हमारी वेबसाइट, ताकि हमारी वेबसाइट इन तमाम मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर चल सके। फिर हम ये देखेंगे सी एस एस को, हम ये देखेंगे कि इनलाइन सी एस एस है, इंटरनल सी एस एस है और एक्सटर्नल है। इनलाइन सी एस एस ये होगा कि मैं अपनी 1 मिनट जैसे मैंने हेडिंग लिखी, उस हेडिंग को रहते ही उसका मैंने जैसे लास्ट हमने क्लास में किया था, हमने उसको बोल्ड कर दिया था, अंडरलाइन कर दिया था, ठीक है ना। तो हम उसी पर्टिकुलर अपने टेक्स्ट कंटेंट के अंदर ही उसको हमने उसकी फॉर्मेटिंग कर दी, वो हमको इन लाइन में आते हैं। इंटरनल में आते हैं कि मैंने एक अलग से स्टाइल करके लास्ट टाइम की बनाई थी, वो भी दिखा देखते हैं कि स्टाइल डिफाइन किया, अलग से उसकी क्लास बनाई और क्लास को मैंने उसको अलग से डिफाइन कर दिया अपने उस पर्टिकुलर सेक्शन पे या डेफ के ऊपर वो क्लास क्लास बना के डिफाइन किया, मैंने क्लास इक्वल्स टू करके हमने लास्ट टाइम ये भी किया था। तो अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ वो हम कहेंगे इंटरनल है। एक आता है एक्सटर्नल, कि मैं एक फाइल बनाता हूँ, जैसे मैं HTML की फाइल बना रहा हूँ वैसे ही CSS के नाम से भी एक फाइल बनाता हूँ और फिर क्या करता हूँ, मेरे पास वेब पेजेस हैं तो वही सेम फाइल मैं मल्टीपल वेब पेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकूँ, ताकि मेरा एक ही सिमिलर जो मेरा स्टाइल हो और मेरी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट किस्म के वेब पेजेस हैं तो सबके ऊपर एक ही स्टाइल शीट जो है वो चले। तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल, और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, स्टाइल शीट जो आगे पढ़ेंगे हम, इसमें ये चीज़ें आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, अब आती है कि इसमें हमने एलिमेंट सेलेक्टर। अच्छा, एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, टारगेट ऑल टैग्स फॉर सेम टाइप। सेम टाइप से इस तरीके से है। अच्छा, ये स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर चली गई, मैं इसको ठीक कर दूं, इस तरीके से होगा। पी, अब पी ब्रैक लगाया मैंने ये एक मैंने जो स्टाइल शीट बनाया, स्टाइल बनाया पी करके, और यहाँ पे लिखा है कलर ब्लू। हमने लास्ट क्लास के अंदर यही कुछ किया था कि हमने एक नेविगेशन डिफाइन की थी ए करके, ठीक है। अब मैं कोई पी करके पैराग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। इस किस्म की मैं पी के टैग के साथ जितने भी कंटेंट मतलब मैं अपने अपने वेब पेज के ऊपर इस्तेमाल करूँगा, और मैं यहाँ के स्टाइल के अंदर लिख दूँ पी और कलर ब्लू, तो जो भी मैंने कंटेंट पी के ब्लॉक के अंदर लिखे होंगे ना, उन सब का कलर ब्लू हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, एलिमेंट टारगेट एक ऑल सेम टाइप ऑफ दी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम पी, अगर मैं इसको ए कर दूं तो ए से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ए के टैग के अंदर जो भी कुछ जहां जहां वेबसाइट के अंदर ए के टैग के साथ जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिखे होंगे, जितने कंटेंट्स लिखे होंगे, सबका कलर ब्लू हो जाएगा। मैं और भी जो फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो वो सब उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर इस तरह से मैंने डॉट बॉक्स करके मैंने एक बनाया, डॉट बॉक्स, और उसका बैकग्राउंड दे दिया येलो। अब मैं अपना जो एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैंने सेक्शन बनाया, डिवीजन बनाया, उसमें लिखा क्लास और वहाँ लिखा बॉक्स, ठीक है। अब बॉक्स लिखा तो अब उसके अंदर बैकग्राउंड डिफाइन कर दिया येलो। अब जितने भी जगह पे वो क्लास में इस्तेमाल कर रहा होऊंगा, जो क्लास में इस्तेमाल करूंगा, तमाम क्लासेस वो जिस जिस एलिमेंट जिस 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 डिवीजन के ऊपर, जिस जिस सेक्शन के ऊपर वो क्लास इस्तेमाल करूंगा, उन सब के ऊपर वो मेरी वो CSS जो है, स्टाइल शीट जो है वो अप्लाई हो जाएगी। वैसे है आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैंने अपनी एक, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक आईडी, एक यूनिक हमने नंबर था, यूनिक आइडेंटिफायर था, जो कि क्या करता है, यूनिक नंबर हमने चाहते हैं अपने किसी भी ब्लॉक का, ये सेक्शन का हमने एक यूनिक नंबर डिफाइन किया था।
तो उस लेवल पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी तो हम अपनी बैक पे एग्जांपल भी देखते चलते हैं जो हमने लास्ट की थी। ये देखें यहाँ पे लिखा है पी, ठीक है। अब इस पी के ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा, ये मैंने बेसिकली ये जो चीज़ लिखा, अब मैं अगर यहाँ पे कोई स्टाइल शीट डिफाइन करता हूँ, ठीक है, वो मेरी कहाँ से आती है, एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। उस इसी के, ये अगर मैं यहाँ पे, अब क्या होगा, मैंने कोई स्टाइल शीट बनाई, वो इस पी के नाम से बनाई, तो इस पी जहाँ जहाँ पी के नाम से इस्तेमाल हो रहा होगा उसके ऊपर वो मेरी जो सी एस एस है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे एक आता है डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स मैंने क्या एक क्लास बनाई, इसको ये भी हम देख लेते हैं, जो हमने लास्ट क्लासेस में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। देखें यहाँ लिखा प्री क्लास इज इक्वल टू इन्फो, ठीक है। अब मैंने जो इन्फो के, अब मैं अपनी सी एस एस जो बनाऊंगा, जो उसको लिखूंगा इन्फो करके लिखूंगा, तो वो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ये वो सी एस एस इस पे अप्लाई हो जाएगी। सीएसएस को क्या कर रहा है, मैंने अपने जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये मेरे वेबसाइट का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, ये हेडर है, ये बॉडी है, फिर ये हेडर, ये हेड है, ये बॉडी है, आपका ये हेडर आता है, ये नेविगेशन आती है, ये सेक्शन आता है। अब ये डिफरेंट पार्ट्स है मैं, तो मैं अपने जो सी एस एस बना रहा हूँ, मैं सी एस एस में कंट्रोल कर सकता हूँ कि डिफरेंट लोकेशन को अपनी अलग अलग स्टाइल डिफाइन कर सकूँ। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक घर की, तो घर में मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्राइंग रूम एक अलग कलर का हो, मेरा बेडरूम एक अलग कलर का हो, ठीक है, मेरा किचन अलग कलर का हो। तो ये सब चीज़ें भी मैं अगर अपनी कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, वेबसाइट के अंदर मैं अपना कोई लेआउट डिफाइन करता हूँ, कि मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा जो सेक्शन नंबर है, कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसका अलग कलर कर दूं, उसके फॉन्ट अलग कर दूं, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड अलग कर दूं। तो ये बाय द यूज ऑफ सीएसएस को मैं इन तमाम चीज़ों के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये जो चीज़ें जो आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये इन्हीं चीज़ों के डिस्कस कर रहे हैं कि हमने अपने उन एरियाज को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। किसी एरिया को डिफाइन किया पी करके, किसी एरिया को डिवाइड कर दिया डॉट बॉक्स करके, ठीक है, किसी एरिया को मैंने हेडर उसका यूनिक नंबर डिफाइन किया। तो इस तरीके से मैं उनके ऊपर अपनी स्टाइल शीट अप्लाई कर सकता हूँ, मगर सबके अंदर काम एक ही हो रहा होगा, मगर उसको अप्लाई करने के डिफरेंट तरीकेकार हैं। अगर मैं लगाता हूँ स्टैरिक, तो ये ऑल अराउंड वेबसाइट के ऊपर जितनी भी मेरे एलिमेंट्स हैं सब के ऊपर ये स्टाइल शीट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है, इसमें आता है यूनिवर्सल, ये आता है ग्रुप सिलेक्शन में आता है। ग्रुप के अंदर इस तरीके से है कि H1 हमने डिस्कस किया, H1 H2 H3, ये थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ये आपको लिखा है H2। अब ये H2, जहां जहां H2 लिखा होगा, जो ये CSS जो डिफाइन कर रहा हूं उसके अंदर जो लिखा होगा H2 के सेक्शन, इसके अंदर जो भी होगा H2 जहां लिखा होगा, ये CSS वहां पे अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब आता है लास्ट पॉइंट, ये आता है बटन। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर बटन है, अब बटन मेरा, मैं जाता हूँ मेरे बटन के कोई इवेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे ही मैं बटन के ऊपर माउस अपना मूव करूँ, ठीक है, बटन पे, जैसे कि आपने बहुत सी वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे आप कोई उस पर कर्सर, जैसे अभी आपके सामने मैं इस कर्सर को लेके जा रहा हूँ, देखें ऑडियो का है, वीडियो है, पार्टिसिपेंट्स है, चैट है। अब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो एकदम से इसकी इस जगह का ये हाईलाइट हो जाती है। तो हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये हाईलाइट जो हो रहा है ये एरिया, तो इस एरिया को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ हॉवर, ठीक है। वैसे ही क्या करें, इसका बैकग्राउंड का कलर मैं ब्लैक कर दूं और वाइट जो फोरग्राउंड कलर वाइट कर दूं। जैसे ही मैं ये करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये मेरा ये एलिमेंट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो बाय द यूज ऑफ मैं इसका बटन और होवर लगा के इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट के किसी, जैसे भी माउस लेके जाऊं तो उस ऑब्जेक्ट के का स्टाइल शीट जो है बाय द यूज ऑफ दिस कोडिंग के थ्रू मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे क्लियर है कोई? जी 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 जी, प्रैक्टिकल हाँ जब करेंगे देख लेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो है CSS को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है। अच्छा, अच्छा अब देखें, ये
ये बेसिकली वही जो चीज़ हम आप डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ये क्या है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज। अब सीएसएस जो लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टीज क्या है कि कलर, ठीक है, टेक्स्ट का कलर होगा, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली एरियल है, फॉन्ट का साइज क्या है, ठीक है, बॉक्स है, जैसे कि बॉक्स का, तो उसका मार्जिन। अच्छा, अब एक होता है मार्जिन, एक होता है पैडिंग। बेसिकली मार्जिन ये है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बाहर का जो एरिया है वो बाय द यूज ऑफ मार्जिन कंट्रोल कर सकता हूँ। और मेरा जो बॉक्स का इंटरनल एरिया है, ठीक है, लेट सपोज मैं कोई बटन बनाता हूँ, एक मैंने बनाया एरिया बनाया, इसे बटन बनाया। अब बटन का अपना एक एरिया होता है, इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ से गूगल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये गूगल तो ओपन किया मैंने, ये आपके हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का जो इसका जो अपना जो इंटरनल एरिया है ना, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ पैडिंग के थ्रू, ठीक है। और इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर को जो एरिया है, मैं उसको कंट्रोल करता हूँ मार्जिन के थ्रू, ठीक है, कि मेरे पास ये इस एरिया के अंदर कितना स्पेस होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई टैक्स लिखता हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी टैक्स यहाँ पे लिखा। अब इस टैक्स को किस तरह सेंटर होना चाहिए, मतलब कितना स्पेस होना चाहिए इस एरिया के अंदर कवर करने के लिए, वो बाय द यूज ऑफ पैडिंग में कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। और मार्जिन ये है कि आउटसाइड द एरिया, और पैडिंग ये है इनर द ऑब्जेक्ट एरिया। बस दोनों में डिफरेंस ये आता है। अच्छा, अब यहाँ से आ जाते हैं, इसी को दोबारा से रिज्यूम कर लेते हैं। अब आता है, मैं इसके अंदर बैकग्राउंड, अब ये है कि बॉर्डर है, आपने ये हो गया बॉर्डर का, बॉर्डर के ये जो मैंने ये एरिया है, उस इसका जो बॉर्डर मैंने बनाया, इसकी साइजिंग भी कर सकता हूँ कि मुझे जो हमने कल भी देखा था बॉर्डर को, तो बॉर्डर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये हमारा बॉक्स मॉडल के अंदर आता है। वैसे ही इसमें आता है कि हम क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हैं, और बाकी प्रॉपर्टीज आती है साइज की, कि विड्थ है, हाइट है। ये सीएसएस की, ये तमाम की तमाम सीएसएस की प्रॉपर्टीज का पार्ट है। अब यहीं से मैं एग्जाम्पल करेंगे तब भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स की थी जिसके अंदर हमने विड्थ भी डिफाइन की थी। जैसे ये देखें, यहाँ पे हमने विड्थ डिफाइन करी है, ठीक है। ये इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ अपने, ये मैंने क्या किया, इस इमेज का विड्थ डिफाइन किया था। तो अब ये विड्थ भी एक सीएसएस है, ठीक है। अब ये मैंने डिफाइन किया, क्या कर रहा हूँ, इसकी डिजाइनिंग बता रहा हूँ कि मेरी इमेज जो नजर आएगा वो 200 इसकी साइज आएगी। अच्छा, अब आता है कि इसमें हमने देखा प्रॉपर्टीज हो गया, एलिमेंट्स थे, हमने सेलेक्ट करना है एज सेलेक्टर थे। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, आता है, फिर यहाँ होता है हमारा लेआउट। अब लेआउट ये क्या है कि मेरा जो वेब पेज के ऊपर जो आइटम डिस्प्ले होंगे, उनको किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए है, मतलब जैसे मैंने कल हमने डिस्कस किया था टेबल का, ठीक है ना। मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे रो एंड कॉलम के अंदर डेटा नजर आ रहा है, मैं ये कर सकता हूँ कि बटन, मुख्तलिफ किस्म के बटन जो हैं मेरे पास एक पेज के ऊपर नजर आ जाएं। तो ये मेरे पास फ्लैक्स बॉक्स का एक मॉडर्न लेआउट है, इसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। गैप है कि हम ये कर सकते हैं कि गैप, लेट्स सपोज डिफरेंट जो आइटम्स आ रहे हैं, जो डिफरेंट बटन्स आ रहे हैं, उनके दरमियान क्या गैप होगा, वो इस गैप के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे ग्रिड है, ग्रिड यही है चीज है, जो रो एंड कॉलम के अंदर डेटा नजर आ रहा होता है उसे ग्रिड बोलते हैं। रो एंड कॉलम जो टेबल है, टेबल में रो एंड कॉलम में जो नजर आ रहा है उसको हम ग्रिड भी कहते हैं, ठीक है। ग्रिड फॉर्मेट में डिस्प्ले करना, उसको उसकी फॉर्मेटिंग, तो ये बने बनाए सीएसएस भी दे दिए कि आप उनको कंट्रोल कैसे करोगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, लेआउट डिफाइन कर रहा है। फिर आता है आपका रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव ये होता है रेस्पॉन्सिव डिजाइन, क्या ये भी लेआउट का पार्ट है, कि लेआउट मेरा जो नजर आएगा, मेरी जो वेबसाइट नजर आएगी,
वेबसाइट नज़र आएगी, जैसे मैंने बात की कि मोबाइल पे कैसी नज़र आएगी, और मेरी वही वेबसाइट जो है मेरी डेस्कटॉप लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे कैसे नज़र आना चाहिए है। अब एक मैक्सिमम विड्थ है फॉर दी मोबाइल, वो है 600 पिक्सल्स। ठीक है, मोबाइल आप जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उनकी एक स्टैंडर्ड है 600 पिक्सल्स। ठीक है, आप इसके अंदर जो आप डेस्कटॉप स्क्रीन है, जैसे कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर हम देखते हैं यहाँ पे, ये डेस्कटॉप स्क्रीन हज़ार ही आपको डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ से चला जाता हूँ। तो अब ये जो मेरी यहाँ पे इसका जो स्क्रीन का साइज है ना, ये बेसिकली ये जो वहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपको, ये वही चीज़ है कि मेरा स्क्रीन का साइज कितना है। फॉर द मोबाइल जो है बाय डिफॉल्ट 600 पिक्सल्स है। अब आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन का है, उसमें आता है 1024 भी पिक्सल्स की भी आती है, जैसे कि मेरे पास इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ 192, ये भी रेजोल्यूशन जो आ रही हैं, ये डिफरेंट किस्म की रेजोल्यूशन आ रही हैं। ठीक है, तो अब ये रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी वेबसाइट जो बना रहे हैं वो वेबसाइट हमारी किस किस किस्म की स्क्रीन पे क्या उसका इमेज चलेगा। अब जैसे कि मैं कोई एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे गूगल है। ठीक है, अब मैं गूगल की ये स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से, देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ें उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें एडजस्ट कर रहा है, अब ऑटोमेटिकली ये देखेंगे बटन भी छोटा हो जाता है। हर चीज़ उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली, हर चीज़ उसके हिसाब से छोटी हो जाती है। ये बड़ा कर रहा हूँ तो ये चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चल रही है। तो ये क्या कर रही है, ये क्या है, गूगल एक रेस्पॉन्सिव है। तो गूगल अपनी देखें, अगर मैं छोटी स्क्रीन, अब ये मेरी छोटी स्क्रीन, मैं लेट्स सपोज बात करता हूँ, ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है। ठीक है, तो मोबाइल के ऊपर हमारा लेआउट तकरीबन इसी तरीके का नज़र आता है। तो अब ये मोबाइल के ऊपर गूगल जो है वो इस तरीके का नज़र आएगा। अगर मैं लेट्स सपोज इसी चीज़ को मैं मैक्सिमम इस तरीके से देखूंगा तो अब ये मेरी मैक्सिमम विद में आ गई। अगर मैक्सिमम साइज़ का बड़ा कर देता हूँ, ये इसके हिसाब से हो जाएगी। तो अब ये जो क्या है, रेस्पॉन्सिव है। तो ये हम किससे कंट्रोल कर रहे हैं, बाय द यूज़ ऑफ लेआउट। अब यहाँ से आ देते हैं हम दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन करूँगा @मीडिया। ठीक है, मैं अपने मीडिया के हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब मैं इसका साइज डिफाइन कर रहा हूँ। ये मीडिया का मतलब ये है कि किसी डिवाइस डिवाइस रिलेटेड काम कर रहा हूँ, कि मतलब ये मेरा डेस्कटॉप होगा। ठीक है, मगर ये कंट्रोल कैसे कर रहा है, मैक्स विथ से। यहाँ पे जो भी पिक्सल्स दूंगा, अपने डेस्कटॉप होगा तो मैं आता हूँ कि डेस्कटॉप बेस के ऊपर इतने, उसके लिए CSS जो नज़र आए तो 1024 पिक्सल्स लिख सकता हूँ। जो मेरे पिक्सल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो इस्तेमाल करता हूँ, मगर ये कि स्टैंडर्ड है कि अगर मोबाइल के लिए यूज़ करेंगे तो 600 पिक्सल्स हैं। बाकी ये तमाम लिस्ट आपको मिल जाती है, मतलब ये कि कौन सी डिवाइसेस हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइसेस बना रही हैं तो उसके हिसाब से कितना पिक्सल्स की रिक्वायर्ड है, तो उसके हिसाब से हमने वहाँ पे मैक्स फिट डिफाइन करनी होगी कि हमने हमारी जो है एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट इन किस्म की डिवाइसेस पे देखी जाएगी। ठीक है, मोबाइल इन किस्म के मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल पे देखी जा रही है, एप्पल के मोबाइल पे देखी जा रही है। ठीक है, तो एप्पल की का आपको मशीन पे या मैक की मशीन पे देखी जा रही है, तो उसके हिसाब से जो है ना मैं यहाँ पे उसकी विड्थ को डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं एक इसके ऊपर अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो।
अच्छा, इसको मैं अभी रन करता हूँ। इसमें चलेगी run with this one। अच्छा देखें, ये मेरे पास वेबसाइट पे इस किस्म की वेबसाइट मेरे पास जो है मैंने बनाई, तो ये बस अब जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ और देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसका कलर चेंज हो गया। मैं यहाँ पे लेके माउस लेके आता हूँ, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये हमने ये चीज़ें कैसे कंट्रोल करी, इसको देखते हैं। देखें, इसके अंदर हमने क्या किया, ये तो HTML का कोड जैसा है वैसी का वैसी होगा। ठीक है, बॉडी, ये यहाँ से स्टाइल शीट को मैंने लिखने जा रहा हूँ, CSS को लिख रहा हूँ। तो CSS को लिखने के लिए हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी। एक था इनलाइन, एक था इंटरनल, एक था एक्सटर्नल। ठीक है, वो क्या था वो बताता हूँ। मैंने जो ये लास्ट आपको बताया CSS में, जी हमने डिस्कस यहाँ पे किया था। टारगेट लाइन में ये सिलेक्शन के अंदर ये हमने डिस्कस कर रहा था, ये रहा एड CSS इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अच्छा अब जो इनलाइन था, मैंने अगर एक ही लाइन में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब एक ही उसी एलिमेंट को डिफाइन कर रहा हूँ, उसी में उसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, वो होता है मेरा इनलाइन। ठीक है, वो ये था कि वो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। जैसे कि ये इमेज ले लेते हैं, इसकी विड्थ डिफाइन करिए मैंने यहाँ पर विड्थ 120। अब ये मैंने इनलाइन इसी जगह पे इसी की इमेज यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी साइजिंग। तो ये क्या है, इनलाइन CSS है। ठीक है, अब ये जो मैं यहाँ पे करा है, मैंने इसी HTML को यूज करते हुए, ठीक है, HTML का यही मेरा HTML का पेज है और इसी HTML के पेज के अंदर ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो उसको डिफाइन करने के लिए लिखूंगा स्टाइल, और फिर इस स्टाइल के टैग जैसे यहाँ पे ओपन किया है और वैसे ही आगे जाके इसको बंद भी करूंगा। ये यहाँ पे इसको क्लोज किया। ठीक है, ये यहाँ पे इसको स्टाइल को यहाँ पे ओपन किया था और इसके अंदर मैं अपनी स्टाइल्स डिफाइन करूंगा। तो ये है इंटरनल स्टाइल। एक इनलाइन हो गया, एक इंटरनल है। अब एक्सटर्नल इसके बाद डिस्कस करेंगे, वो एक्सटर्नल किस तरह का, वो कैसे क्या करेंगे। तो ये आ गया हमारा इंटरनल। इंटरनल मैं को डिफाइन करने के लिए वैसे ही करूंगा, हेडर के नीचे एक स्टाइल लिखूंगा और स्टाइल लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी CSS को डिफाइन कर रहा हूँ। अब CSS जब मैंने डिफाइन कर रहा था, तो यहाँ मैंने आपको बताया था सेलेक्टर, ये एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स बताए थे मैंने आपको कि पी करके लिखना है, डॉट बॉक्स करके लिखना है, हेडर करके लिखना है, स्टैटिक करके लिखना है। ये CSS की डिफाइन करने के तरीकेकार थे। यहाँ भी मैं यही काम कर रहा हूँ। ठीक है, बॉडी, अब हमें पता है कि हमारी HTML पेज को एक बॉडी एरिया होता है। उस बॉडी एरिया के लिए मैंने एक स्टाइल शीट डिफाइन कर दी कि जी बॉडी एरिया के लिए फॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल होगी। ओके, अच्छा अच्छा, अ- अच्छा चले मैं इनलाइन दिखा देता हूँ आपको। इनलाइन क्या चीज़ है, इनलाइन में आपको ये दिखा रहा था, ये ले लेते हैं। चले इसको हम ले लेते हैं इनलाइन को, कंट्रोल C यहाँ से कर लिया। जी जी, ये देखा ना, ये यही पेज है, ये मेरा यही इसमें है H2। चले कल वाली देखते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं। कल का हमारी क्लास नंबर 12 थी, इसके अंदर हमने H2 यहाँ पे उसको कर लेते हैं। चले जी ये इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्लास 12 की, क्योंकि ये नहीं है, वो कोड नहीं है मेरे पास। अच्छा, H2 11 में क्या किया था, क्लास 11 में हमने कुछ किया था।
हाँ आप पीछे, आपने लिखा था वो कोड लिखे। इस पे आपने मुझे इसी पे वो होते हैं उस पे भेज दें, मैसेज में भेज दें, इसमें या व्हाट्सएप पे भेज दें या इस पे चैट पे भेज दें। टेक्स्ट पे भेजा है आपने, चलिए जी ये कर लिया था हमने। ठीक है मैं देखता हूँ, मिल गया मुझे। चलिए हम अपने इसी के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं H3। ठीक है, चलिए आपने भेजा मुझे दिस वन, कॉपी कंट्रोल A। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। चलिए हम आते हैं, इसको मैं वहीं पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको चलाते हैं पहले तो हम। चलिए इसको बंद कर देते हैं। अब हमारा एक कोड था ये वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनलाइन CSS इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। हम यहाँ पे एक H1 डिज़ाइन करते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज हेडिंग। ठीक है, इसको चला लेते हैं।
कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने ये हेडिंग लिखी थी, पहले तो मैं इसको चला लेता हूँ। ये लिखा है दिस इज हेडिंग। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको कह देता हूँ स्टाइल के इक्वल्स टू, इसको मैं कह देता हूँ कलर, और ये एक्वा डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या होता है इसका रिजल्ट। कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये जो मैंने क्या किया, इसे कहते हैं इनलाइन। मैंने इसी इसी एलिमेंट को लिखते हुए, हेडर को लिखते हुए हर एलिमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने हेडिंग नंबर थी 1, ठीक है, अब मैंने हेडिंग नंबर 2 3 लेट्स सपोज यूज करता हूँ, 2 के ऊपर ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। ओके, अब मैं ये करता हूँ 2, इसका भी क्विक कर देता हूँ 3। ओके, और यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ, ये कलर दे देता हूँ। ओके, अच्छा अब एक और भी काम कर देता हूँ इसमें, इसका मैं कर देता हूँ, इसको इस वाली कर देता हूँ मैं, स्टाइल डिफाइन किया था मैंने, यहाँ पे मैं एक और स्टाइल कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फॉन्ट अलाइन। मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट मैं सेट करता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। ओके, और ये मैंने ये चलाता हूँ दोबारा से, इसको मैं, ठीक है, देखें ये जो दिस हेडिंग है, हर हेडिंग का अलग अलग मैंने स्टाइल डिफाइन कर लिया। ओके, और ये जो हेडिंग नंबर 1 थी, ये मेरी सेंटर में हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि हेडिंग नंबर 2 की अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो ये क्या है, मैं हर अपनी जो हेडिंग है या हेडर को कर रहा हूँ, उसके अंदर ही मैं अपना स्टाइल डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये किसे कहते हैं, इनलाइन सीएसएस। क्लियर है। अब इसमें एक इशू आएगा। अब क्या इसमें इशू आएगा, अब मुझे लेट्स सपोज हेडर जितनी भी इंटरनल में, अब इशू क्या आएगा, ये इन्हें इंटरनल में नहीं, ये इनलाइन में। अब इनलाइन में इशू तो मैं लिख तो लूंगा, अब मुझे कई किस्म के पेजेस लिखने हैं। अब मुझे कल को चेंज करना है कि मेरे जो ना जितनी भी हेडिंग्स है ना, उनके कलर ब्लैक हो जाए। ठीक है, अब मैं कोड में जाके सर्च करूंगा, और सर्च करके सारी हेडिंग को देके अलग अलग जाके मैनुअली जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही है। अब ये इसमें क्या हुआ, मेरा कोड लिखना मेरे लिए कोड तो एक मतलब वेबसाइट मैंने बनाई, चल गई। ठीक है, मैंने वेबसाइट, अब मुझे ये एक वेबसाइट बनाने का काम मिला है एक क्लाइंट के लिए। ठीक है, मैंने एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना दी, उसने मुझे जो लेआउट बताया था, उसने कलर स्कीम मुझे क्लाइंट ने जो बताई थी, मैंने उसको देखते हुए एक वेबसाइट बना दी, और मैंने इनलाइन सीएसएस को इस्तेमाल करते हुए बना दी। अब वही वेब मुझसे किसी और क्लाइंट ने मांगा मुझसे कि मुझे हमें 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 भी कोई वेबसाइट रिक्वायर्ड है। अब मुझे मैं सेम लेआउट की वेबसाइट तो दूसरे क्लाइंट को नहीं दूंगा। ठीक है, अगर वो उसकी पर्सनल इस्तेमाल में, अगर मेरा कोई सॉफ्टवेयर है वो एक अलग बात है, मगर उसके पर्सनल इस्तेमाल की उसने वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो मैं सेम लेआउट की उसको डिजाइन वेबसाइट नहीं दूंगा, उसकी कलर स्कीम शायद वो रिक्वायर्ड डिफरेंट हो। अब उसके लिए वो, अगर लेट्स मैं अपनी ऑलरेडी डेवलप वेबसाइट है, मैं उसमें ही कोड को चेंज करते हुए लेआउट को चेंज करूँ, मेरे ने क्या, मेरा कोड मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मेरा ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। सेकंड, जो मेरा क्लाइंट आएगा उसकी अगर रिक्वायर्ड होगी स्टाइल शीट, अगर वो चाहता है कि मुझे कलर स्कीम अलग हो, तो फिर क्या करूंगा, मैं अपनी सिर्फ एक मेन एक एरिया होगा जहां पे मैं बता रहा हूँ, उस एरिया के अंदर सिर्फ उसकी सीएसएस को चेंज करूंगा, तमाम आइटम के ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। इस सिनेरियो के अंदर मुझे हर जगह जाके कोड में चेंज करना पड़ेगा कि हेडर में क्या था, फुटर में क्या लिखा था। अगर मैं यही चीज
जो यहाँ पे डिफाइन कर रहा था मैं अब यही वाली पेज भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि हमें इसको आसानी हो जाएगी किस तरह से करना है इस काम पे। तो ये मैं इसकी नजर आ रही है आपको? ओके। अच्छा, अब हम जो दूसरा पेज ओपन कर रहा था मैं, जो अब हम जिस पे काम करने जा रहे थे, मैंने इसको भी ओपन कर लिया। अब देखें इसमें फर्क देख लें। अब मैं यही चीज इस स्टाइल को एक अलग जगह पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इस स्टाइल को हर एलिमेंट के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, हर टेक्स्ट के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ अलग इंटरनल पार्ट, इसको मैं हेडर में डिफाइन कर रहा हूँ स्टाइल को। और मैंने एक बॉडी की स्टाइल शीट बना ली। अब बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा, ठीक है, ये स्टाइल उस ये स्टाइल शीट ना बॉडी के अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें लिखी होंगी, ये स्टाइल शीट उस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही मैं H1 H2 की एक अलग से CSS बना लूं यहाँ पर, ठीक है, H1 की बना लूं। तो अब H1 जहां जहां पे इस्तेमाल करूंगा, वो CSS ऑटोमेटिकली वहां पे अप्लाई हो जाएगी। अब इसको हम अप्लाई करके चेक करते हैं कि अप्लाई कैसे होगी। यही चीज मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, ठीक है, Ctrl+C। मैंने कहा जी H1 के नाम से मैंने एक स्टाइल शीट बनाई, इसको मैं कर देता हूँ। बाकी चीज़ें हम छोड़ते हैं आगे, इसको हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मैंने H1, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, इसको यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, अब इसको मैंने कहा H1 का जो कलर है वो मेरा ये हो, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ H1 का, और मैं इसे यहाँ से ये चीज़ें हटा देता हूँ, स्टाइल पूरा हटा देता हूँ। ओके, पहले तो हम इसको चला के देखते हैं। ओके, चलिए इसको बंद कर देते हैं। देखें अब फर्क यहाँ देखें, ये मैंने H1 लिखा था यहाँ पर, ओके, यहाँ मैंने लिखा सिर्फ H1, मैंने किसी किस्म का कोई स्टाइल डिफाइन किया यहाँ पर, जो मैंने इनलाइन में डिफाइन किया था, यहाँ मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नहीं किया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं रन कर रहा हूँ तो इसने इसकी हेडिंग चेंज कर दी। अब इसको फर्क देखते हैं कैसे कर दिया। H1 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, दिस वन हो गया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। ये मैंने कलर चेंज किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया। देखिए इम्पैक्ट आ गया यहाँ तक। ओके, अब एक और चीज़ देखते हैं। मैंने एक और H1 डिफाइन किया, हेडिंग 1 एक और डिफाइन करी, चार्ट हेडिंग डिफाइन कर दी मैंने,
ठीक है, ये है मेरी हेडिंग 1, हेडिंग 2, सॉरी हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 4। ओके। अच्छा, अब इसको चलाते हैं, ये क्या करेगा। लेकिन सब के ऊपर इसने वो मेरी CSS अप्लाई कर दी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स कुछ गलत हुआ है शायद, ये यहाँ पे, ये दिस वन, ठीक है। ये तमाम हेडिंग के ऊपर वही सेम CSS अप्लाई हो गई। मुझे हर जगह उस स्टाइल शीट को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? ये बात क्लियर है आपको? हेलो? जी जी बोल, जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। जी जी आवाज़ आ रही है आपको, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी जी। ठीक है। अच्छा, ऐसा ही है। ये यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ना, दोनों कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने, ये दोनों मैंने कॉपी कर ली। एक इनलाइन इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, और एक के ऊपर मेरी ग्लोबल इस्तेमाल होगी। ठीक है, चलाते हैं इसको, क्या फ़र्क आएगा देखते हैं। देखें, ये सेंटर्ड है, ये सेंटर्ड नहीं है। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं कि आसानी रहे कि ये मेरी इनलाइन है। ठीक है जी, मैं इसको इसको भी चला लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है। अब मुझे कल ज़रूरत पड़ती है, किसी टाइम पे ज़रूरत पड़ती है कि हेडिंग को, जो हेडर्स हैं, जो हेडिंग लिखी है उनका कलर चेंज करना है। अब मुझे चेंज करना है, लेट्स सपोज मैं आपको चेंज इसका सिर्फ, ये क्या हुआ, बंद हो गया। थोड़ा डिस्कनेक्शन, आपको आवाज़ आ रही मेरी? थोड़ी सी मशीन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एसी जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, कि अब मैं एसी H2 को यहाँ पे चार लाइनें और लिख लेता हूँ। ओके, अब मैंने इस पेज को चलाया। ठीक है, देखें चार कोडिंग लिखी हुई है, चार पे चार के रंग ग्रीन आ रहे हैं। अच्छा, अब मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि इस ग्रीन को आप जो है ब्लैक कर दें। ओके, मुझे ब्लैक करने की रिक्वायरमेंट आती है। अब मैं हर लाइन पे जाता हूँ, जाना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा ना, हर लाइन पे जाकर लिखना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करूंगा जी, ब्लैक, ब्लैक करूंगा मैं जी, ठीक है जी, इसको ब्लैक कर दो। अब यहाँ पे मैं, हो सकता है नेक्स्ट पे जाऊँ, मुझे हो सकता है कलर सही से मिले नहीं। अब मैं हर लाइन को जाकर लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे हर लाइन को सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तो ये क्या हुआ, मेरा काम बढ़ गया। और मेरे लिए एक हो सकता है नेक्स्ट में कलर ढूंढूं तो मुझे वो कलर सही से मिले नहीं। ठीक है, अब मेरे लिए, अब इस लेवल पे देखें मेरा काम बढ़ रहा है, और इस लेवल पे अगर मैं इसी को इनर इनर यूज करूंगा तो सिर्फ मुझे एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये, हाँ, इनलाइन आप जितने भी आप इसको देखें, ये कोडिंग का स्टैंडर्ड पे होता है। देखें जरूरत, हम कोडिंग फास्ट कोडिंग करनी है, हमें पास इतना टाइम नहीं है, मैंने छोटी सी वेबसाइट बनानी है,
मुझे पता है कि वेबसाइट की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होगी आगे जाके, तो मैं इनलाइन के अंदर कोडिंग करूँगा, एक एक्स्ट्रा बाकी कोड बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है ना? एक आप नॉन प्रोफेशनल वेबसाइट की बात करते हैं, मैं प्रोफेशनल वेबसाइट की बात करते हैं, तो वो उसमें आप इंटरनल वो एक्सटर्नल इस्तेमाल करेगा। एक प्रोफेशनल वेबसाइट की बात करता हूँ, जो कि एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर इस्तेमाल कर रहा है, एक छोटा प्रोग्रामर इस्तेमाल कर रहा है, जो कि जूनियर प्रोग्रामर का काम कर रहा है, उसको पता नहीं है एचटीएमएल के बारे में, किस तरीके से एडवांस कोडिंग होती है, ताकि कल को आपका लिखा हुआ सॉफ्टवेयर, आपकी लिखी हुई वेबसाइट कोई और जाके इस्तेमाल करता है तो उसको समझ में आ सके। ठीक है ना? उसको ये ना लगे कि बिल्कुल आगे वो को देख के डर जाए कि क्या क्या किस किस्म की कोडिंग है। कोडिंग भी सिंपल हो। ठीक है? आपकी स्टाइल शीट अलग बनी हुई होगी, आपका एचटीएमएल का कोड अलग लिखा होगा, ताकि आपकी कोड आसानी से रीड कर सकें। एक कोई भी प्रोग्रामर आता है उस वेबसाइट को इस्तेमाल करे तो उसके लिए आसानी हो सके। तो ये चीजें इस चीज को देखते हुए डिजाइन की जाती हैं। जी, ये भी ये भी हो सकता है। अभी आपको एक्सटर्नल में यही बताऊंगा मैं। ठीक है? ये इंटरनल बताया मैंने, एक्सटर्नल अलग होगा। उसका उसमें क्या फायदा होगा, ये जो मेरी स्टाइल शीट है मैं यहीं पे डिफाइन कर रहा हूँ ना, वो एक अलग फाइल के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है? वो क्या अब मुझे अगर लेट्स सपोज मेरे पास मल्टीपल पेजेस इस्तेमाल हो रहे हैं, एच थ्री है, अब मेरे पास इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर है कि कोई कार की कोई वेबसाइट, रेंटर कार की वेबसाइट बनाई है मैंने। अब रेंटर कार की वेबसाइट में डिफरेंट किस्म के बस कोई सप्लायर का एक पेज होगा, कस्टमर का पेज होगा, प्रोडक्ट का पेज होगा, डिफरेंट किस्म के आपके एस्टिमेट के पेज होंगे ना। अब हर पेज पे जाके आप यही स्टाइल कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। ठीक है? मुश्किल है ना। उसमें क्या है, आपने एक अलग फाइल बनाई और सिर्फ उस फाइल का रेफरेंस यहाँ पे कॉल करा लिया, तो ऑटोमेटिकली आपको बार बार हर जगह वो उसको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर लिखा वो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाएगा। वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो अब क्या हुआ, मेरा जो कोड है, वो जो मैं कोड लिख रहा हूँ, वो कोड मेरा अच्छा होगा। मेरी वेबसाइट में ये नहीं होगा कोई आगे देखेगा तो क्या पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, उसको उसको पढ़ने में आसानी होगी कि सीएसएस अलग लिखी होगी। ठीक है ना? और मेरा एचटीएमएल अलग लिखी होगी। आगे हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे वो कैसे लिखेंगे। तो ये क्या है, कोडिंग के तरीकेकार हैं कि कोडिंग कैसे करनी है। आपने दोनों तरीके से कर सकती हैं। इनलाइन में भी आपको एचटीएमएल मना नहीं करेगा, आपने को लिखना है इनलाइन, लिखना है इनलाइन में इस्तेमाल कर लें। मगर ये है कि आपने अपनी वेबसाइट को आगे फ्यूचर के हिसाब से इस्तेमाल करना, तो आप उसके हिसाब से उसको इनलाइन और एक्सटर्नल आपने खुद डिसाइड करना है किस तरह करना है। ये चीज़ क्लियर है? ओके। इसको बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ से फॉन्ट फैमिली मैंने ले लिया एरियल। ठीक है? अब मैं इसको कह देता हूँ, ये बॉडी क्या नहीं, मैंने इसको मैंने कोई और दूसरा फॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ दिस वन। ओके, ये मैंने ये एक फॉन्ट ले लिया है, फॉन्ट फैमिली मेरी ये होगी। तो अब मैं अराउंड बॉडी में जो भी मैं यूज करूंगा, उसको फॉन्ट जो है फाइव फॉन्ट चेंज हो जाएगा। हम सबसे पहले काम करेंगे बॉक्स के ऊपर। ठीक है? बॉक्स, बॉक्स के नाम से डॉट बॉक्स का, ये मैंने एक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है डॉट बॉक्स का, मतलब एक मेरी स्टाइल शीट है। इसको मैंने बोला फ्लैक्स वन। ये फ्लैक्स का क्या है, फ्लैक्स वन बेसिकली ये एक हमारे पास, इसको पहले इस्तेमाल करके देखते हैं। दिस वन, ये मैंने क्लास बनाई, इस क्लास का नाम दिया मैंने कंटेनर। डिव एक डिवीजन बनाई,
और उसके अंदर दीजिए क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। अब देखें कंटेनर मैंने यहाँ पे CSS के अंदर ये बनाया था, ठीक है। इसकी टाइप मैंने दे दी डिस्प्ले, जो होगा उसको मैंने कह दिया ये भी क्या है, प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की थी, ये मेरी CSS की प्रॉपर्टीज हैं। ये जो डिस्प्ले होगा वो फ्लैक्स के अंदर डिस्प्ले होगा, ठीक है। और गैप हो गया 20 पिक्सेस। अभी हम इसकी बात करते हैं, गैप 20 पिक्सेस ऑफ फ्लैक्स की, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ, ये जो मेरे पास आ रहा है ये फ्लैक्स है, मतलब ये मुझे इन बटन फॉर्मेट के अंदर मुझे ये रिप्रेजेंट मतलब शो कर रहा है। ओके, अब मैं करता हूँ यहीं पे, इसका मैं कर देता हूँ गैप बिटवीन पिक्सेस को कर देता हूँ 2 पिक्सेस। देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। देखें ये बॉक्सेस के दरमियान जो स्पेस था आप वो देखें वो कम हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ 50। ओके, और जी मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखें ये स्कैप बढ़ गया। तो क्या कर रहा है, मुझे बिटवीन द ये ऑब्जेक्ट्स जो है मेरे, इनके दरमियान जो है उनको मुझे गैप को कंट्रोल करना है, बाय द यूज ऑफ गैप कंट्रोल कर सकता हूँ। अब फ्लैक्स आती है 1, इसको हम बाद में करते हैं, पहले करते हैं पैडिंग। पैडिंग एरिया है 20 पिक्सेल्स, ठीक है। मैंने इसको कर दिया 40, जी 40 कर लें, देख लेते हैं क्या फर्क आता है इसका। देखें ये बॉक्स का साइज बढ़ गया। ये क्या कर रहा है, इनर इनर दी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर का जो साइज है ना उसको कंट्रोल कर रहा है। देखें उसने बॉक्स का अंदर का साइज बढ़ा दिया, ठीक है। बैकग्राउंड, मैंने इसको बैकग्राउंड में करना है जी, ये करना है, ठीक हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, बैकग्राउंड चेंज हो गया। एक ही CSS में चेंज कर रहा हूँ, नीचे वहां पे खुद ऑटोमेटिक हो रहा है। बॉर्डर, बॉर्डर का काम क्या है, 2 पिक्सेल्स है, इसको मैं करता हूँ 12 पिक्सेल्स। ये हो गया इसका, इसने बॉर्डर का साइज चेंज, बॉर्डर देखा ना, इसकी जो कॉर्नर्स हैं उसका इसने विड्थ बढ़ा दी, थिकनेस बढ़ा दी। ओके, अब देखें इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये एकदम से जाके इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कर देते हैं, ये है 0.5 सेकेंड्स, मैं इसमें कर देता हूँ 4 सेकेंड। इसको डिफरेंस देख लेते हैं क्या हो रहा है, इससे फर्क पड़ेगा। देखें कितनी देर से आ रहा है, 0.5 सेकेंड लिखा था मैंने, फौरन आ गया था। देखें डिफरेंस, जैसे ही मैंने क्लिक देखे जा रहा हूँ उस पर, फौरन जाके उसको ब्लू कर देता है। तो ट्रांजिशन से क्या कर रहा है, इसका टाइम डिले आ रहा है कि किस लेवल जाके जो है ना इसका कलर चेंज होगा। ये देखें, अब ये इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, 1 सेकेंड किया तो ये देखें देर से हो रहा है। इसको मैं 10 सेकेंड कर देता हूँ। ओके, दोबारा चलाता हूँ, ये देखें जितने उतनी ही देर से इसका कलर इसने चेंज किया। ओके, तो इसके थ्रू मैं ये कंट्रोल कर रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं, ये हमने बॉक्स के ऊपर ही काम किया। अब बॉक्स हॉवर, जो मैंने आपको बताया था कि माउस जब इसके ऊपर जाएगा तो क्या होना चाहिए, ये हॉवर बेसिकली क्या कर रहा है, इवेंट ला रहा है कि माउस के ऊपर जाएगा तो उसने क्या करेगा। अभी जैसे ही आप यहाँ पे लेके जाता हूँ इसका कलर ऑटोमेटिक देखें ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या कंट्रोल हो रहा है, इसको मैं इसका टाइम जरा बढ़ा देता हूँ ताकि वो जल्दी हो जाएगा। चलिए ये हो गई है। अब मैं इस ब्लू को कर देता हूँ ये रेड कर दिया, नहीं रेड भी नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं येलो कर, येलो यही कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब मैं लेके जाता हूँ क्या होता है, देखें ये चाय हो गया, पहले ब्लू आ रहा था अब ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको बॉक्स, बॉक्स क्या थी, मेन क्लास है, ठीक है। मेन क्लास बॉक्स है, उसके अंदर मैंने
काम करना है बॉक्स का। मेन क्लास के जो हॉवर के लेके जाएगा, जैसे ही माउस इसके ऊपर जाए तो आपने क्या करना है, अब ये कलर है वाइट, मैं चाहता हूँ जी जैसे ये कलर आ रहा है इसका वाइट हो रहा है, बॉक्स लिखा है वाइट कलर में लिखा हुआ है, मैं इसका कलर कर देता हूँ, ये कर दिया ब्लैक कर दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, ये देखिए पहले वाइट आ रहा था ब्लैक आ रहा है यहाँ पर। ओके जी, क्योंकि तीनों बॉक्सेस के ऊपर ही मैंने इस्तेमाल किया है। अब ये क्यों तीनों बॉक्सेस में हो रहा है साइमल्टेनियसली, इस मतलब इस्तेमाल हो रहा है कि देखें तीनों पे मैंने क्लास क्या इस्तेमाल की, बॉक्स की है। अब मैं इसको बॉक्स 1 कर देता हूँ, इसको बॉक्स 2 कर देता हूँ, ठीक है ना, बॉक्स 3 पहले। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। देखें ये बाकियों का तो ख़त्म हो गया क्योंकि उनकी क्लास मैंने हटाई थी। ये क्लियर हुई बात, बॉक्स थी, बॉक्स अब बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के नाम से मैंने कोई क्लास बनाई ही नहीं है, तो उस पर कोई CSS अप्लाई ही नहीं हुई, ठीक है, तो इस वजह से उसका कोई भी अलाइनमेंट नहीं हो रही। अब मैं यही काम कर देता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स 1 की क्लास बना देता हूँ। ओके, बॉक्स 1 की बना देता हूँ, बॉक्स 1 का हॉव ये बना देता हूँ। ओके, ये भी कर दिया मैंने। चलिए इसका मैंने कहा जी साइज जो है ना आप ऐसा करो, साइज नहीं कलर हैं, ये मैंने ये कर दिया, इसका कलर मैंने कर दिया। ओके, हो गया जी, इसका अलग आ रहा है, ये अलग चल रहा है, ठीक है, इसको मैंने वन ये नहीं डिफाइन किया था, इस वजह से इसकी वो माउस पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। देखें इसका अलग चल रहा है, इसका अलग चल रहा है, दोनों की अलग अलग मैंने CSS बना दी, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो CSS, ये मैंने CSS इंटरनल डिफाइन करी और मैं बाय द यूज ऑफ ये इंटरनल CSS के थ्रू इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, देखिए साइज मैंने किया थोड़ा सा छोटा इसका ये मेरी स्क्रीन जो है रेस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, देखिए स्क्रीन मेरी रेस्पॉन्सिव है, जैसे ही मेरी साइज छोटा होता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये सेकंड नीचे आ जाता है, जैसे ऊपर लेके जाता हूँ मेरे यहाँ से। हाँ अब यही बता रहा हूँ, जी 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 यही बता रहा हूँ, पहले पहले ये देखें कि ये क्या, ये मेरी रेस्पॉन्सिव है, ये मैंने कैसे कंट्रोल किया, ये मैंने यहाँ कंट्रोल किया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, मीडिया जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, मैंने डिफाइन किया मीडिया 600 पिक्सल्स, डॉट बॉक्स विथ कर दो 100%, जैसे ही इसकी पिक्सल जो है ना 600 पिक्सल से नीचे आएगा ना तो ये चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। अब ये देखें इसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, अभी इन दोनों कलर कितने हैं, कलर देखें दोनों कलर चेंज है, ऐसा ही है, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, जैसे चेंज करूँ देखा उसका कलर जो है ना बॉक्स फंक का कलर दोनों क्या हो गया, येलो हो गया, देखें आप ये हो गया येलो। मैं इसको बड़ा करता हूँ, बड़ा किया, अब एकदम से बॉक्स फंक का कलर चेंज हो गया, जैसे ही छोटा किया बॉक्स फंक का कलर अलग हो गया, ठीक है। ये मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, ये बॉक्स है, इसका कलर जैसे लेस देन होगा 600 पिक्सल से इसको लिखने का जैसे होगा तो इसका कलर ये चेंज हो जाएगा। इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, बॉक्स 1 के लिए भी कर लेता हूँ, बॉक्स 1 का कलर मैं कर देता हूँ, तो ये छोटा हो जाएगा साइज, इसको मैं कह देता हूँ ये कर लें जी, अब देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, साइज का कलर चेंज हो गया, ये यहाँ पे था। तो अब ये चीज़ें मैं अपने डिवाइस के बेस के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर मेरी वेबसाइट जो है मोबाइल पे चल रही है, आए के लैपटॉप पे चल रही है, डेस्कटॉप पे चल रही है, तो उसके ऊपर मेरी वेबसाइट किस तरीके से बिहेव करेगी, तो ये मैं बाय द यूज ऑफ दिस थिंग कंट्रोल कर सकता हूँ।
अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है जो है बॉक्स के अंदर हमने देखा साइज विद विद मैंने यूज़ की 100%, इसको मैं कर लेता हूँ 30%। ठीक है जी, क्या चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ेगा, देख लेते हैं। ठीक है, साइज एकदम से जब मैं लेके जाऊंगा चेंज हो गया। देखें ये साइज था, अब यहाँ से इस वाली का साइज तो 100% दिखा रहा है, मगर इसका साइज इसने 30% कर दिया। ओके, जैसे ही 6600 पिक्सल से नीचे आएगा तो जो बॉक्स फैन का साइज जो है वो 30% पे चले जाएगा, अदरवाइज वो उतना ही रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। इस पे आएगा तो ये फिक्स साइज 30% पे रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये चीजें हम बाय द यूज ऑफ सीएसएस की इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमने अच्छा अब हमने ये चीजें देखी, अब हम ये नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इस पे काम करेंगे। जो मैंने एक चीज़ थी फ्लैक्स वन, और आगे इसमें दो तीन चीज़ें मैं और ऐड करूंगा, और भी एग्जाम्पल्स हैं, ताकि अब हम तो ये सारी सारे प्रैक्टिकली करेंगे, ताकि आपको CSS और HTML के बारे में थोड़ा सा चीज़ें पता चल जाए, किस तरह हमने और कोडिंग करनी है। तो और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सोर्स कोड के इस तरीके से आपके अच्छा पहले रुक जाए, ये तो हो गया हमारा ये क्लास ख़त्म, बस एक मिनट रुकिएगा।